स्टार्ट करते हैं। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला लॉ जो है वो क्या कहता है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब आपको पता है जो भी हमारा सरफेस होता था इस तरीके से, लाइट उस पर ऐसे आती थी इंसिडेंट रे, फिर यहाँ नॉर्मल होता था और फिर रिफ्लेक्ट बेंड हो जाती थी रिफ्रैक्शन के टाइम पे। तो ये जो जितनी भी चीजें होती थी ये चीजें एक पर्टिकुलर सरफेस पे होती है, इसी को पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है ना? यानी कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों चीजें एक सेम प्लेन पे लाई करती हैं। यानी कि बस इतना है कि जो इंसिडेंट रे आ रही है, फिर वो रिफ्रैक्ट होगी, फिर नॉर्मल भी बन रहा है, वो सब, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं, वो सब एक ही सेम प्लेन पे लाई करता है। ये पहला लॉ है। दूसरा होता है स्नेल्स लॉ, जो हमें बहुत ध्यान से समझना है। ये बताता है रेशो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज कांस्टेंट। सेकंड लॉ क्या कहता है? बस इतना कहता है, कहता है साइन आई साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट है। ये हमारा स्नेल्स लॉ कहता है। और ये कांस्टेंट वैल्यू एक्चुअल में बताती क्या है? इसी कांस्टेंट वैल्यू को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है और यही स्नेल्स ने समझाया था। अब स्नेल्स ने ऐसा लॉ को एक्सप्लेन किया करा, या इसमें क्या कहा? कहता है कि जैसे ये मान लो ये एक सरफेस है, इस पे लाइट ऐसे आएगी, फिर नॉर्मल के अकॉर्डिंग वो अपना बेंड करेगी जैसे भी कर रही है। तो ये हमारा एंगल आई होगा और ये वाला एंगल हमारा आर होगा। तो एंगल आई मान लो 45 डिग्री है और बिकॉज ऑफ लाइट थोड़ा बेंड हो गई, मान लो एंगल आर 30 डिग्री है। तो कहेगा कि पहले आप क्या करो, साइन आई लिखो अपॉन में साइन आर लिखो। ठीक है ना? और ये जो वैल्यू निकलेगी कांस्टेंट निकलेगी, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो साइन आई क्या होगा, बड़े ध्यान समझना। अगर हम बात करूं साइन आई की, तो जैसे मान लो साइन 45 डिग्री, और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, जैसे साइन आर की वैल्यू आ गई 1/√2, फिर साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। फिर आप इसे सॉल्व करके मान लो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जो भी होगी वैल्यू वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। और जो हमें बताएगी क्या, ये भी समझना, जो हमें ये बताएगी कि ये हमारा फर्स्ट मीडियम था और ये हमारा सेकंड मीडियम था, तो उस फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में सेकंड मीडियम में कितना डेंसिटी है, कितना जो लाइट है वो बेंड हो रही है, कितना स्लो हो रही है, ये एबिलिटी बताती है। और इसको भी कैसे बताती है, मैं पहले इंट्रो देके समझाता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, बड़े ध्यान समझना। जैसे मान लो फर्स्ट मीडियम है हमारा, मान लो एयर, ठीक है, और सेकंड मीडियम है मान लो हमारा लिक्विड है, चलो लिक्विड मान लो या फिर ग्लास मान लो, कुछ भी मान लो। तो आपको पता है फर्स्ट मीडियम रेयरर है, ठीक है ना? फर्स्ट मीडियम रेयरर है, दूसरा है डेंसर, घना। इसका मतलब जैसे ही ज्यादा पार्टिकल वाले में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो आपको पता है जैसे इस तरीके से जाएगी तो लाइट बेंड होगी, और ये वाला एंगल बड़ा आएगा, ये वाला एंगल छोटा आएगा, एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। और आपको पता है आप ऊपर लिखते हो साइन आई बाय साइन आर, ठीक है ना? आपको पता है कि जो साइन आई है, क्योंकि एंगल बड़ा है, अब आपको देखो साइन की डिग्रीज याद होगी। जैसे साइन 0 डिग्री होता था, साइन 30, फिर वैल्यू देखो 0 से हाफ हो गई, जैसे एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ गई थोड़ी सी। फिर एक टाइम पे साइन 90 आ जाता है लास्ट में, तो आपका आंसर 1 हो जाता है। यानी कि आप ये समझते हो कि धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जाती है। यानी कि ज्यादा एंगल इसका मतलब ज्यादा वैल्यू, तो ऊपर वाले की वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी एज कम्पेयर टू नीचे वाले का जो साइन 30 डिग्री है, उसके कंपैरिजन में, नीचे वाले के कंपैरिजन में ऊपर वाले की वैल्यू जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी आएगी। इसकी वैल्यू अब थोड़ी सी बड़ी आएगी और इसकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी आएगी। तो आंसर जो है ना, जैसे मान लो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लो इसकी वैल्यू 2 आ गई, फॉर एग्जांपल मान लो इसकी वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि हमें पता है ये एंगल छोटा है तो इसकी वैल्यू भी छोटी, ये एंगल बड़ा है इसकी वैल्यू भी बड़ी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बनेगा वो 2 बनेगा, क्योंकि 2/1 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो 2 वैल्यू आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम n कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, ये n कहेंगे, तो ये हमें पता है क्या समझाएगा, बड़े ध्यान सुनना। ये हमें ये कहेगा कि जो पहला मीडियम था एयर, उसके कंपैरिजन में जो लिक्विड है या फिर जो ग्लास है, उसके अंदर उसके कंपैरिजन में इतने टाइम्स या फिर इतनी ज्यादा उसके अंदर डेंसिटी है। ये चीज हमें बताएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड वाले में कितना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये वैल्यू कम आ जाए। जैसे अगर मान लो ये हमारा मीडियम है, ये मान लो यहाँ पर ये हमारा ग्लास है, ठीक है, डेंसर है, और फिर डेंसर से एयर एयर में जा रही है, यानी कि रेयरर में जा रही है। तो मान लो इस एंगल से आ रही थी, तो आपको पता है नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। अब मान लो ये 45 डिग्री था और मान लो ये 60 डिग्री था।
इसका मतलब अब आप जब साइन आई बाय साइन आर निकालोगे, तो साइन आई बाय साइन आर निकालोगे तो ऊपर का एंगल छोटा होगा 45 डिग्री बिकॉज, और नीचे का एंगल बड़ा होगा, तो नीचे का एंगल बड़ा होगा, तो मान लो ऊपर इस बार 1 वैल्यू आई और नीचे जो है वैल्यू हाफ आई, इसका मतलब आपका आंसर 0.5 आएगा, आधा है, हाफ मतलब आधा। तो इसका मतलब अब हम इसको पहले से दूसरे को जब कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले का जो मीडियम है ये वाला, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कम है, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आधा है। तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पता लगाते हैं जहां पर हम फर्स्ट मीडियम को सेकंड मीडियम से कंपेयर करते हैं चीजों को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये सारा इंट्रो देके मैं आपको यहाँ पर जितने भी टाइप्स के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, जितने भी चीजें हम इसके अंदर समझेंगे, वो चीजें आपके लिए आसान होगी। अब देखो ये आप समझ चुके हो, साइन आर जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा जब लाइट फॉल करेगी और फिर जब लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, पार कर जाएगी, तो वो एंगल और कांस्टेंट वैल्यू आपको बताएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का बताता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब ये पहले को कंपेयर करके बताता है सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर 1 से बड़ी वैल्यू है इसका मतलब पहले वाला कम घना था, नीचे वाला ज्यादा घना है, ज्यादा डेंसर है। लेकिन अगर पहले वाले के कंपैरिजन में नीचे की वैल्यू कम आ रही है, मतलब ऊपर वैल्यू जो है, मतलब ऐसा आंसर था, इतना समझ लो। अभी यहाँ पे मैंने क्लियर कराया, पहले में ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए आंसर 1 से बड़ा आया था, है ना। तो इसका मतलब नीचे वाला ज्यादा डेंसर था, क्योंकि नीचे वाला डेंसर इसलिए था, नॉर्मल की तरफ बेंड करा, उसकी वैल्यू कम आई, वैल्यू कम आई तो आपका जो है नीचे वाला ज्यादा घना है, अगर आपका वैल्यू आंसर 1 से बड़ा है। लेकिन अगर आपका वैल्यू 1 से छोटा है तो इसका मतलब ऊपर वाला ज्यादा डेंसर है और नीचे वाला रेयरर है। तो जब आप फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करोगे तो आपका आंसर 1 से छोटा आएगा, तो आप कहोगे ऊपर वाला ज्यादा घना है, इस तरीके से काम करोगे। जैसे देखो, इंसिडेंट एंगल 72 डिग्री और रिफ्रैक्शन का एंगल 40 डिग्री है, इसका मतलब, और इंसिडेंट के आपको बोल भी रखा है साइन 72 डिग्री की वैल्यू ये लिख लेना और साइन 40 डिग्री की वैल्यू ये लिख लेना। तो आप साइन आई बाई साइन आर रखोगे ना, 0.951 और 0.642, ये दोनों वैल्यू को जब आप डिवाइड करें तो देखो आप समझो, आपको पता है ऊपर का डिग्री बड़ा है, नीचे का डिग्री छोटा है, ऊपर का डिग्री बड़ा है, नीचे का डिग्री छोटा है, इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा होगा, नीचे वाला वैल्यू छोटा होगा। जब डिवाइड करा तो आंसर 1 से बड़ा आया। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी मीडियम यूज करा होगा उसमें सेकंड वाला जो मीडियम है वो ज्यादा डेंसर है, ज्यादा घना है, क्योंकि आंसर 1 से बड़ा आया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.48 है, ये बता रहा है कि लाइट स्लो डाउन हो रही है और बेंड हो रही है जब भी वो एयर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, पहले मीडियम से जब दूसरे में आ रही है, बिकॉज आंसर 1 से बड़ा है तो इसलिए। तो कल को कोई भी क्वेश्चन है जहां आप समझ जाओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पॉजिटिव होगा, और अगर 1 से कम हुआ तो समझ जाओ ऊपर वाला डेंसर था, नीचे वाला रेयर था। यानी कि अब देखो, डेंसर में आई है तो इसका मतलब स्पीड स्लो, और रेयरर में जाती है इसका मतलब स्पीड फास्ट हो रही है ना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। देखो आप समझ चुके हो, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब आपका स्पीड ऑफ लाइट 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब सेकंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो गया। क्यों? मान लो ये आपका एयर है और ये आपका ग्लास है, अब आपको पता है, ये देख के बता दोगे आप कि भैया इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी। आप खुद बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और देखो ये भी चीज समझना, मेरी बात ध्यान सुनना, एक्चुअल में इतना समझ लो, अगर आपको क्लियर भी नहीं हो रही है, ऊपर वैसे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, बट फिर भी अगर आपको समझ में ना आए ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एक तरीके से ऐसा समझ लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना हम पता है क्या बात कर रहे हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात कर रहे हैं सेकंड मीडियम की, या फिर जब भी हम किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितना ज़्यादा घना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि आप मेजरली हर मीडियम को ना, जो सेकंड मीडियम होगा उसको फर्स्ट से कंपेयर करोगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट मीडियम एयर ही होगा या फिर वैक्यूम होगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये नंबर जो जो भी वैल्यू निकलती है, जैसे उसमें ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकली 1.4813, तो वो आपको क्या बता रही थी, तो वो जो 1.4813 वैल्यू निकली थी वो आपको ये बता रही थी कि कितना ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और लाइट कितनी बेंड करेगी और लाइट कितनी स्लो डाउन होगी जब भी वो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आएगी। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बेंडिंग पावर बताता है। और ये कैसे पता चलेगा, इसको मैं बताता हूँ कैसे रिलेट करोगे। देखो इसको ऐसे रिलेट करो कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा हो सकता है या फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है। अब आप इसको समझो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा कब होता है, तो आपको पता है ये आपका आई है और ये आपका आर है, ठीक है ना, ये आपका आई है और ये आपका आर है।
तो आपको पता है इस केस में आपको लग ही रहा है आई आर से बड़ा है, यानी कि जब आप साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे की छोटी है, आंसर 1 से बड़ा आएगा। यानी कि जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है तो सेकंड मीडियम में लाइट जो है ना वो स्लो डाउन हो रही है और बेंड हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें जहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लाइट आ रही है नॉर्मल से बेंड होके दूर जा रही है, इसका मतलब आई जो एंगल है वो छोटा है और एंगल जो आर है वो बड़ा है। यहाँ एंगल आर बड़ा है, आई छोटा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब आप साइन आई बाय साइन आर निकालोगे, जब साइन आई बाय साइन आर निकालोगे तो आप कहोगे ऊपर का वैल्यू छोटा है नीचे का बड़ा, यानी कि आंसर 1 से छोटा आएगा। आंसर 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब दूसरे वाले मीडियम में लाइट फास्ट भागेगी, तेज भागेगी सेकंड वाले से। तो बेंडिंग पावर समझ गए आप कि इसमें कितना ज़्यादा बेंड हो रहा है, ठीक है। चलें आगे। अब यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में एक टॉपिक दिया है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे ईटा कहा जाता है, ध्यान रखना, ये जो एन तरीके से लिखा हुआ है इसे ईटा कहा जाता है। और बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर हम दो मीडियम है, जैसे हमारे पास ये मीडियम 1 है ये मीडियम 2 है, इन मीडियम 1 और मीडियम 2 के थ्रू हम इन दोनों मीडियम में स्पीड, जो लाइट की स्पीड है वो बता पाएंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकालना है, कैसे चीज़ें करनी है वो समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा हुआ है मीडियम 1 ईटा मीडियम 2, इसको आप ऐसे कहते हो ईटा मीडियम 1 बाय मीडियम 2, इस तरीके से कह सकते हो, या मीडियम ईटा 2 to 1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो मीडियम 1 फिर ईटा मीडियम 2 अगर नॉर्मली लिखना है तो ऐसे लिखो, या फिर ईटा 2/1। ये जो है ना आपके दो मटेरियल की बेंडिंग काबिलियत को पता लगाता है कि कौन कितना ज़्यादा बेंड हो रहा है, कौन कितना कम बेंड हो रहा है। डेफिनेशन क्या कहता है, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम 2, दूसरे मीडियम का, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब जब भी आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो वो बेंडिंग एबिलिटी बताता है, या फिर ऑफ मीडियम 2, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलता है हमें मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब हमें जो पता लग रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मीडियम 2 का पता चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पता चल रहा है। और ये जनरली कैसे निकलता है, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, वो एक्चुअल में निकलता कैसे, तो कहता है वो पता चलता है मीडियम 1 में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है और उसको डिवाइड कर दो मीडियम 2 में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है। पता क्या लगा रहे हो आप, पता लगा रहे हो सेकंड मीडियम में कितना रिफ्रैक्शन है, मतलब सेकंड मीडियम में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिससे आप निकाल क्या रहे हो, तो एक्चुअल में निकल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो देखो इसे लिखा कैसे गया है, 1 ईटा 2 या फिर ईटा 1/2, और इसमें आप कर क्या रहे हो, ध्यान से समझना है, इसमें आप पहले मीडियम में कितनी स्पीड थी उसको डिवाइड कर रहे हो दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करते हो साइन आई लिखते हो, है ना, या इसको डिवाइड करते हो साइन आर से, तो पहले आप मीडियम 1 की बात करते हो और मीडियम 2 निकालते हो, और आप क्या कहते हो कि भैया मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो वही चीज यहाँ पे पता लगाई गई है, बस वहां पे लिखा गया है कि हम यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं, वहां पर हम एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख देते थे, यहाँ पे वो स्पीड ऑफ लाइट लिखी गई है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है, कहता है यहाँ पर जो आप देख रहे हो 1 ईटा 2, या फिर इसे आप और ईटा 2/1 भी कह सकते हो, या तो अगर आप इसे देखो ध्यान समझना, इस चीज को जब लिखा गया तो इस चीज को दो तरीके से लिख रहे हैं, या तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर हमें ऐसे लिखना है 1 ईटा n बना रखा है 2 ऐसे लिख दो, या फिर इसे लिखो ईटा 2/1। इसका मतलब क्या है, देखो इसको जो लिखा गया है दोनों तरीके को, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है, बता मीडियम 2 का रहा है लेकिन मीडियम 1 के रिस्पेक्टिव में। तो अगर आप यहाँ 1 ईटा 2 लिख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं सेकंड मीडियम के अकॉर्डिंग, नहीं, वो लिखा इस तरीके से जाता है। या फिर आप चाहो तो ऐसे लिखो ईटा ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो आप ऐसे लिख सकते हो ईटा 2/1, या तो ऐसे लिख लेना, लेकिन आप अल्टीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का ही पता लगा रहे हो, ये बात ध्यान रखना। रेशो जो स्पीड है वो आप मीडियम 2 की पता लगा रहे हो, 1 की नहीं पता लगा रहे, भले आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू निकलेगी ना हमारी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताएगी सेकंड की विद कंपैरिजन टू मीडियम 1, ठीक है ना। और V1 मतलब मीडियम 1 में कितनी स्पीड थी और V2 मतलब मीडियम 2 में कितनी स्पीड है,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये चीजें अभी 2 मिनट छोड़ो, इसको मैं समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। यानी कि आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है ना, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। पहले मीडियम में जैसे सरफेस है हमारा, इसमें कितनी स्पीड है इस टाइम पे, और इसके बाद कितनी स्पीड हो रही है, तो ये मीडियम 1 में और मीडियम 2 में कितनी स्पीड है वो दोनों लिखो। और इससे आप क्या निकालोगे, इससे अल्टीमेटली आप क्या निकाल रहे हो, इससे अल्टीमेटली आप निकाल रहे हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 का निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब मीडियम 1 के कंपैरिजन में मीडियम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, बट उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ मीडियम 2। अब इसको लिख के सकते हो 1 ईटा 2 या फिर ईटा 2/1, इस तरीके से हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या कहता है, कहता है 1 ईटा 2 मतलब लाइट 1 मीडियम से 2 में जा रही है, तो अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है मान लो, तो आप इसे वाटर ईटा ग्लास लिखोगे, या फिर आप वाटर ग्लास ईटा भी लिख सकते हो ना, ईटा वाटर ग्लास भी लिख सकते हो। ये आपको ये बताएगा कि लाइट जो है ना वो कितना बेंड करेगी जब वाटर से वो ग्लास में जा रही है। और एक्चुअल में आप यहाँ पर ये बताओ वाटर और ग्लास में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाएगा, किसके कंपैरिजन में, तो आप कहोगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाएगा विद कंपैरिजन टू वाटर वाले में, ठीक है ना। कहता है अगर मान लो ये 1 ईटा 2 की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, या फिर अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आ गई, तो इसका क्या मतलब होगा। मैं सब छोड़ो ना, मुझे इतना बताओ, आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा। आपने कहा भैया यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, लेकिन जो फॉर्मूला है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दोनों मीडियम में आप स्पीड बता रहे हो, तो मान लो मैं आपको कहता हूँ कि ना यार स्पीड 1 एयर था, स्पीड 2 ग्लास था, इसमें एयर 1 की, इसमें स्पीड 1 की थी मान लो, और इसमें स्पीड ना जैसे मान लो इसमें स्पीड 2 की थी, चलो इसमें स्पीड 2 की थी, और इसमें स्पीड ना मान लो फिर 1 हो गई इसमें स्पीड। आपको पता है कि ग्लास में जाएगी तो स्पीड कम होगी, घना है, ज्यादा डेंसिटी है, तो दोनों की स्पीड लिख दो। स्पीड आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2, और यहाँ पे क्या स्पीड लिखोगे, आप लिखोगे 1, और फिर 2/1 को जो आप डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 2। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, और यहाँ से आप क्या पता लगा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये जो 2 आंसर आया ना, पता है क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का कितना आया फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो 2 आया, ठीक है ना। इसका मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में सेकंड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है अभी भी समझ लो, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना घना है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का पता लगा रहे हो ना, तो समझ जाओ कि वो घना है अच्छा खासा, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अच्छा वैल्यू 1 से छोटी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। कैसे होती थी मैं समझाता हूँ। मान लो इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना, एक सेकेंड, इसको हम उल्टा कर देते हैं। मान लो ये ग्लास है, मान लो इसके अंदर पानी है, तो ग्लास आपको पता है इस कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा घना होगा, तो ग्लास से ऐसा पानी आया, तो वाटर में थोड़ी डेंसिटी कम है तो थोड़ा दूर भाग गया। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है ना, मान लो वो मैं लिख रहा हूँ, इसकी स्पीड मान लो 1 थी, और जैसे ही वाटर में गया तो स्पीड 2 हो गई। तो यहाँ पर आप इसी वैल्यू को जब लिखोगे, मीडियम 1 की जब वैल्यू लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो आप कहोगे मीडियम 1 में 1 वैल्यू है और मीडियम 2 में 2 वैल्यू है। इसका आंसर आपका 0.5 आया, यानी कि आंसर का जो वैल्यू है 1 से कम आया। इसका मतलब जो सेकंड वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 0.5 आया, किससे कंपेयर करा, विद रिस्पेक्ट टू 1। याद है, यही तो फॉर्मूला। तो कहता है अगर वैल्यू मान लो 1 से बड़ी आई तो हम समझ गए, इसका मतलब जो सेकंड मीडियम है उसमें स्पीड स्लो है ना, क्योंकि हमने ये देखो ना, यही तो मैंने समझाया कि अगर मान लो पहले वाले की वैल्यू, मैंने इसको काट दिया था, पहले वाले में 2/1 आया था, आंसर 2 आया था, तो आपने पढ़ा था ऊपर एयर था नीचे ग्लास था, तो आपको पता था नीचे वाले में स्पीड स्लो हो रही है, तभी तो आंसर 2/1 आ रहा है, यानी कि आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, तो सेकंड वाले में ज्यादा बेंड हो रहा है, ठीक है ना, घना है वो। और अगर 1 से वैल्यू कम आ रही है तो जो सेकंड वाला है वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। कहता है नोट करो इस बात को, अगर ध्यान से देखना ये वाला बात क्या लिखा हुआ है, कहता है अगर 2 ईटा 1 लिखा हो तो इसका मतलब लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम। ऑब्वियस सी बात है, उल्टा लिख दिया अब इस चीज को। अभी तक हम क्या सीख रहे हैं, इसको लिखने का तरीका 1 ईटा 2 है या फिर ईटा 2/1 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका 1 ईटा 2 का मतलब क्या है कि ये हमारा जो हमारा ये क्या कहते हैं ग्लास स्लैब है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2 में जा रही है लाइट, 1 से 2 में जा रही है लाइट। और दूसरा वाला कहता है कि जो ये वाला है ये सेम बात कहता है ये दोनों, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए 2 ईटा 1, इसका मतलब
सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें जब सेकंड ईटा 1 आप हम लिख रहे हैं तो इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू 2, ये चीजें उल्टी हो जाएगी। और फिर इसमें जब स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे तो इसमें उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 ऊपर आएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म करा है हमने अब। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कहते हैं सबसे कॉमन टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेथड है जो यूज किया जाता है, यानी कि जनरली हम यही यूज करने वाले हैं। ये कंपेयर करता है बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू वैक्यूम। मतलब इसमें ना आप जिस किसी को भी कंपेयर करोगे ना, वो कंपेयर करो वैक्यूम या फिर एयर के साथ। मतलब आप जो भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, जैसे मान लो आप ग्लास का निकालना चाहते हो, आप वाटर का निकालना चाहते हो, आप लिक्विड का मतलब कोई भी डिफरेंट टाइप का लिक्विड हो, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर हो, या किसी भी तरीके का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना चाहते हो, तो उसके कंपैरिजन में जो मीडियम 1 होगा, क्योंकि ये हमारा मीडियम 2 होगा ऐसा समझ लो, जिसके कंपैरिजन में मीडियम 1 होगा वो हमेशा या तो वैक्यूम होगा या फिर एयर होगा। तो उसके साथ यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करा जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाले में तो जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे मीडियम 1 कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ मीडियम 1 जो है ना वो सिर्फ एयर या फिर वैक्यूम होने वाला है। कहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जो कंप्लीटली एम्प्टी ऑफ मैटर होता है। अब आपको पता है वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जहां ना तो एयर होती, ना ना सॉलिड होता, ना लिक्विड होता, ना गैस, जहां पर कोई पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है, स्पेस हो गया जैसे, ठीक है ना। तो वहां कोई एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, कोई एटम्स है ना, मॉलिक्यूल्स किसी भी टाइप के नहीं है। तो आप खुद सोचो कि जब वो एक ऐसा मीडियम होगा तो वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो सबसे ज्यादा फास्ट होगी, है ना। तो लिटरली खाली स्पेस है, ठीक है ना, जो आउटर स्पेस होता है, लाइट ट्रेवल करती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्पीड पे। तो लाइट ऑब्वियस सी बात है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड पे ही ट्रेवल करेगी, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है वहां पे, कोई बाधाएं नहीं है, कोई रोक नहीं रहा लाइट को, ठीक है ना। वैक्यूम में सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी क्योंकि वहां पे ना तो कोई एटम है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है वैक्यूम में, लाइट वेव्स का है ना, जिससे वो इंटरेक्ट करे। बिना इसके इंटरेक्शन के लिए लाइट को कोई रेजिस्टेंस मतलब कोई बाधाएं तो आती नहीं है, तो वो ट्रेवल करती है सब फास्ट पॉसिबल स्पीड पे। तो ध्यान रखना लाइट की जो वैक्यूम के अंदर जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे मैं समझो, मैं अगर आपको कहूं कि इस कमरे में लाइट की स्पीड बताओ, या फिर मैं आपको कहूं कि पानी में लाइट की स्पीड बताओ, या मैं कहूं कि ये मेरे नीचे बोर्ड रखा हुआ है, इस जैसे ही डेस्क पे लाइट स्पीड ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड बताओ कैसे ट्रैवल करेगी। या अलग अलग ग्लास में पास करो, मैं कहूँ इस ग्लास में लाइट कैसे पास हो रही है, इन सब चीजों के बारे में बताओ, तो आप मुझे इस बात को कहोगे कि भैया ये चीज ना हम सही से बता नहीं सकते क्योंकि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। तो मैं कहूंगा एक ऐसी स्पीड बताओ ना जो होती है लाइट की। तो आप कहोगे भैया एक ऐसी स्पीड तो तभी पता लगाई जा सकती है जिस मीडियम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां पे वो बिना प्रॉब्लम के ट्रैवल करेगी, कोई उसे परेशान नहीं करेगा, अपनी बेस्ट मैक्सिमम स्पीड पर ट्रैवल करेगी। यानी कि वो होगा हमारा 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, जो कि वैक्यूम में पता लगा हमें स्पीड। यानी कि कभी भी आपसे कोई पूछे लाइट ऑफ स्पीड बताओ, जो एक्चुअल लाइट ऑफ स्पीड होती है तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो आपको वैक्यूम में पता लगती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो कैसे पता चलता है, वो जनरली बताता है, इसको ईटा करके लिख सकते हो आप। तो सबसे पहले देखो खुद सोचो, उसमें हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ऊपर वैक्यूम की या एयर की लिखेंगे, और दूसरे में हम जिसकी एक्चुअल में लाइट की स्पीड चेक करना चाहते हैं या जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं उसको नीचे रख देंगे हम। इस वाले पार्ट को मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि हम क्या करेंगे, ईटा पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं या फिर इसे कांस्टेंट लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर तो हम लिख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट या तो एयर की लिख देंगे या वैक्यूम की लिख देंगे, जो कि होगी 3 × 10⁻80 होगी। और नीचे जिस मीडियम की हम स्पीड चेक करना चाहते हैं उसकी स्पीड लिख देंगे, और फिर इससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। बस हमें इतना ही करना है। वो जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 होगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके ऊपर कुछ भी आंसर हो सकता है। तो देखो आपको बोला हुआ है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से निकाला जाता है, इसको आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में इसको आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू को, और नीचे वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को आप वी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला बन गया। एन कांस्टेंट कब निकलेगा, जब आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइड कर दोगे स्पीड ऑफ लाइट इन जिस मीडियम में आप चेक करना चाहते हो वो मीडियम। तो आपको ये बता रहा है। अब देखो ये भी क्या बता रहा है, इसको भी समझना। अब आप खुद सोचो, ऐसा तो वैसे जनरली देखो होगा नहीं, पर ऐसा समझ लो आप कि आप ऊपर तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिखने वाले हो, ठीक है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड लिखने वाले हो। एयर से ज्यादा स्पीड तो कभी हो ही नहीं सकती है एयर या वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि 3 × 10⁸ सबसे बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, यानी कि नीचे वाला आंसर हमेशा इससे कम ही होने वाला है।
तो आंसर जैसे मान लो ऊपर वाला जितना भी हुआ, नीचे वाला उसका जितना भी आंसर आएगा, उसके कंपैरिजन में जो भी आंसर आएगा वो पता है क्या बताएगा कि ये फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड की स्पीड कितनी है। तो क्या क्या आंसर आ सकता है, कहता है मान लो ये आपको ये बताएगा कितना लाइट स्लो ट्रेवल कर रही है एज कम्पेयर टू एयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, अब देखो ये स्लो क्यों बता रहा है, इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज को भी समझो, क्योंकि आपको पता है जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो हमेशा बड़ी है। जैसे मान लो मैं ऐसा कहूँ कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड 2 है एयर वैक्यूम में, और सेकंड मीडियम में स्पीड 1 है। तो आपको पता है आप ऊपर हमेशा एयर का स्पीड लिखने वाले हो 2 और नीचे वैक्यूम का स्पीड लिखने वाले हो 1। आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, यहाँ से आप ये कहोगे कि इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ मीडियम 1 जो एयर है उसमें तो तेज है स्पीड और इसमें कम है। तो ये जो आंसर 2 आ रहा है इसका मतलब पता है क्या है कि मेरी जो स्पीड है ना सेकंड मीडियम में वो 2 गुना स्लो है या 2 गुना कम है, 2 टाइम्स स्लोअर है, वो इतने टाइम स्लोअर है, आपको ये बताता है। यहाँ फास्ट नहीं बता रहा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, यहाँ फास्ट नहीं बता रहे। तो ये आपको ये बताता है, जैसे मान लो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 मीटर आया तो इसका मतलब जितना भी वैक्यूम में था वो उससे 1.5 गुना स्लो स्पीड है सेकंड वाले मीडियम में। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का हमेशा 1 आएगा अगर आप उसको क्या कहते हैं स्पीड से कंपेयर करोगे तो जनरली। अच्छा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो वो आपको ये बताएगा स्पीड उतना ज्यादा स्लो है और उतना ज्यादा बेंडिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है तुम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना। और हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब चीजें ज्यादा घनी है, और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसका मतलब चीजें उससे कंपेरिजन। जैसे मान लो एक दिखाता है कि एक ग्लास था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 आया और एक वाटर के साथ कंपेयर करा, तो देखो एयर को यानी कि वैक्यूम को ग्लास के साथ कंपेयर करा और इसी एयर को अब वाटर के साथ कंपेयर करा, तो एक बार आंसर 1.52 आया और एक बार आंसर 1.33 आया। इसका मतलब ग्लास की जो एयर के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर स्पीड है लाइट की वो 1.52 है, यानी कि इतनी स्लो है। 1.52 वैल्यू नहीं है, वैल्यू बता रही है कि एयर के कंपैरिजन में ये 1.5 गुना स्लो है और ये एयर के कंपैरिजन में वाटर में 1.3 गुना स्लो है। तो आप कहोगे कि भैया वाटर वाला कम स्लो है, यानी कि वाटर और ग्लास में फास्ट कौन हुआ, वाटर फास्ट हुआ, क्योंकि ये कम स्लो स्पीड से जा रहा है। तो इसलिए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो ग्लास का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका है, इसका मतलब ग्लास ज्यादा डेंसर है ना, तो इसका मतलब ज्यादा बेंडिंग ग्लास में हो रही है, तो इसका मतलब स्पीड किस में तेज होगी, स्पीड तेज वाटर में होगी, उल्टा होगा, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 2 मीडियम का वो बराबर हो तो ऑब्वियसली बात है फिर लाइट बेंड ही नहीं होगी, फिर तो आंसर भी आप कहोगे तरीके से 1 ही आ सकता है। तो देखो अब एक क्वेश्चन है, अब आप फॉर्मूला जान चुके हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज n इज इक्वल टू सी बाय वी। सी मतलब एयर में कितना होता है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 होता है, और वैक्यूम वी मतलब वैक्यूम नहीं, वी मतलब जो मीडियम में आप चेक कर रहे हो और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जो आपको ये बताएगा लाइट कितना टाइम स्लो है। तो आपको कहता है कि एक ग्लास था, ग्लास में लाइट जा रही है एयर से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। आप देखो इसको समझते हैं, तो कहता है कि आप लाइट की स्पीड बताओ वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बतानी है। अब ध्यान समझना, एक तो आपको सी की वैल्यू दे दी, ठीक है ना, उसके बाद आपको कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.50 है, यानी कि इसकी जगह आप 1.50 लिखोगे, बराबर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आप लिखोगे एयर के अंदर, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और ग्लास में तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिख देता हूँ, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगी, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 रहेगा और 1.50 नीचे चला जाएगा, तो 1.5 है और ये 3 है, इसका डबल यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो ग्लास है उसमें क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, क्योंकि नीचे 1.5 था, 1.5 से 3 एक नंबर पे और 3 2 नंबर पे कट जाता है, यानी कि जो मेरा सेकंड मीडियम था उसमें जो मेरी स्पीड रही है वो 2 गुना है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, और जो एयर में थी स्पीड वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 थी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चनों को, ठीक है, क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी इसमें, ठीक है। अब ये उल्टा रिलेशन बताता है आपको, ये चीज उल्टा रिलेशन क्या, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उल्टा रिलेशन में ऐसा समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास आपको 1.5 दे रखा है, अगर आप इसी को उल्टा निकालोगे तो उल्टी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो 1 ईटा 2 है, इसका मतलब स्पीड इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम 2, और 2 ईटा 1 होगा तो स्पीड इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम 1। तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज की वैल्यू को जब आप उल्टा करोगे तो ये उल्टा रिलेशन दिखा देगा, ठीक है ना। इस चीज को तो बस क्या ही पढ़ना, बस समझ लो उल्टा रिलेशन है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से मैटर हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अब आप समझ चुके हो कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है हमारा, ये जो फॉर्मूला था हमारा n इज इक्वल टू सी बाई वी, ये जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं,
यहाँ से जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है या फिर जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पड़ा है, जब हम स्पीड ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ मीडियम 2 करते हैं तो वहाँ से हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाते हैं मीडियम 1 के कंपैरिजन में, है ना। यहाँ तो हम एयर के कंपैरिजन में पता लगाते हैं एब्सोल्यूट में, लेकिन एट लास्ट तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाते हो। तो जो एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो भी उसकी वैल्यू आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो ये बताता है कि एयर के कंपैरिजन में सेकंड वाला इतने टाइम स्लोअर लाइट स्पीड ट्रेवल करेगी, या फिर वो इतना ज्यादा घना है, या क्या क्या सीन है वो चीज बताता है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना आ रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कहता है कि जो भी मटेरियल है, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया या डायमंड हो गया, सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस होता है, क्योंकि सबका अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सब में लाइट अलग अलग तरीके से स्लो डाउन। अब ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग डेंसिटी, तो लाइट सब में सेम तरीके से ट्रेवल नहीं करेगी। तो जैसा मटेरियल होगा उसके हिसाब से वैसा अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगा, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा कहता है वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है लाइट जो यूज कर रही है। मतलब लाइट जो होती है अलग अलग कलर की, जैसे आपको पता है वॉयलेट जो कलर होता है विबग्योर में, उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है और रेड कलर की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। तो बोलता है जो लाइट ट्रेवल करती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में ट्रेवल करती है अलग अलग मीडियम में, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रिज्म जो होते हैं ना वो 7 कलर में बढ़ जाते हैं, बिकॉज ईच कलर जो होता है ना वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो ये चीज भी इसी वजह से होती है, ध्यान रखना। कहने का मतलब है जब हमारी व्हाइट लाइट इस प्रिज्म में आती है ना, तो सब में क्या होता है ना कि एयर में तो जैसे मान लो कि कोई ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स या जो है रेजिस्टेंस या परेशानियां कम है, तो परेशानियां कम है तो लाइट जो है ना वो ज्यादा क्या कहते हैं स्पीड सेम टाइप की चलेगी, बाधाएं नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ग्लास के अंदर आएगी, तो आपको पता है ग्लास के अंदर क्या सीन है ना, कि डेंसर मीडियम में थोड़ा घना है, पार्टिकल ज्यादा है, तो जो सारी सारी लाइट है जो 7 कलर में बट रही है वो सारी अलग अलग कलर दिखा देंगी, और कुछ लाइट फास्ट हो जाएंगी, कुछ लाइट स्लो हो जाएंगी, और कुछ लाइट बेंड ज्यादा होंगी, कुछ लाइट कम बेंड होंगी। तो ऐसा कह रहा है कि ये 7 लाइट में कन्वर्ट क्यों हुई, पहली तो ये चीज, और दूसरी चीज ये अलग अलग कलर में बेंड हुई, और कौन सी ज्यादा बेंड हुई कौन सी कम बेंड हुई ये चीज बताओ। तो आपको पता है ये जो मीडियम है ये थोड़ा डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसे प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि घना मीडियम है, पार्टिकल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे परेशान कर रहे हैं। तो इसमें एक रेड कलर की लाइट होती है विबग्योर रेड वाली, और एक सबसे पहली वॉयलेट होती है। इन दोनों की अगर हम बात करूँ ना तो रेड वाले की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो वो इन सारे पाथ को बहुत आराम से क्रॉस करके सीधा निकल जाता है रेड वाला। लेकिन जो वॉयलेट कलर होता है ना वो इन पार्टिकल्स की वेवलेंथ छोटी होती है, तो इन पार्टिकल से टकरा के फैल जाता है। तो एक तो कलर है, कलर फैलने लग गए, ठीक है ना, एक ये चांस है। और दूसरा ये कलर ना स्लो भी हो जाते हैं, इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा बेंड होंगे स्पीड उतनी स्लो होती जाएगी। और वैसा क्यों हुआ? क्योंकि डेंसिटी की वजह से उसको पार्टिकल्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप चाहो तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्टली 1 होता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव मतलब एयर को वैक्यूम से ऐसा कंपेयर करा होगा, फिर एयर को ऐसा समझ लो आइस से कंपेयर करा होगा, एयर को आइस से। तो जब हम बर्फ बर्फ पानी है, तो बर्फ को जब हम पानी से कर रहे हैं तो पानी उस टाइम पे सॉलिड है, तो थोड़ा तो डेंसिटी पार्टिकल्स होंगे, तो उसके कंपैरिजन में 1.31 है। इसका मतलब पता है क्या है कि आप वैक्यूम से जब या आइस को या फिर एयर को जब आप वैक्यूम से या फिर एयर को जब आप आइस से कवर कर रहे हो तो 1.31 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आइस का जो स्पीड है वो 8.31 टाइम स्लो है वैक्यूम से। ऐसे ही वाटर का 1.31 है, 33 है, तो इसका मतलब वो 1.33 टाइम स्लो है। तो देखो वाटर का थोड़ा याद कर लेना, ठीक है ना। वैसे और डायमंड का ध्यान रखना, डायमंड का सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये ध्यान रखना। बाकी ये सारे क्राउन ग्लास, अलग अलग टाइप के ग्लास है, सबका अलग अलग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप इसको जरूर पढ़ लेना, 2-4 याद कर लेना, जो बहुत ज्यादा बेहतर है। कहता है यूजुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मिलती है, अलग अलग टाइप के ग्लास की। जो ग्लास की वैल्यू ना वो यहाँ से यहाँ तक ही मिल रही है आपको, ठीक है ना। और डायमंड की ध्यान रखना सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग अलग डेंसिटी अलग अलग तरीके से इनका चीज चलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन होना स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू, लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होना। अब देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लिए हैं। अगर ये पार्ट क्लियर ना हो तो मुझे अलग से कमेंट करके बता देना, मैं उसको अलग से फिर से समझा दूंगा, ठीक है ना। बाकी हालांकि आपको बस ये 2-4 चीजें, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्नेल्स लॉ थोड़ा याद रख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप्स याद रखना, रिलेटिव जिसमें किसको हम किससे कंपेयर करते हैं, एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट में हम कंपेयर करते हैं एयर से सबको, ठीक है ना। और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1-2 को याद कर लेना, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला याद कर लेना, एमसीक्यू में काम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज आवर रिफ्रैक्शन।